हाँ जी, बातों की आवाज ना है भाई, पहले भी मना कर चुका हूं। डेंसिटी नोट कीजिएगा। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, भाई बातें कौन कर रहा है ये? The density of a substance is defined as mass of the substance इसका पूछ रहे हो लखमीर सिंह का? हाँ, लखमीर सिंह का पेज नंबर 118 है ना, लेकिन ये एडिशन अलग अलग होते हैं तो पता नहीं आपके में क्या होगा। डेंसिटी करा रहा हूँ। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ द सब्सटेंस is defined as mass of the substance per unit volume. So density is equal to mass of the substance upon volume of the substance. Mass of the substance upon volume of the substance. Upon volume of the substance. Its SI unit is अब जो मास है ना, मास की SI यूनिट होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की SI यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। द डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग द डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। इसमें लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट लिखें, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड an object will float in a liquid if its density is less than that of the liquid. If its density is less than if its density is less than that of the liquid। ये हो गया। तो देखिए जैसे ना हमने एक मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, उसका एक क्राइटेरिया हमने ये देखा था कि बॉयंट फोर्स उस पर कितनी लगती है। बॉयंट फोर्स समझ रहे हैं ना, अपथ्रस्ट जो होता है। तो अगर बॉयंट फोर्स जो है, जो वेट है लिक्विड का, वेट को कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड्स लगेगा, और बॉयंट फोर्स कहाँ लगेगी, अपवर्ड लगेगी। तो अगर बॉयंट फोर्स जो है वो वेट से ज़्यादा है तो इसका मतलब
ऊपर लगने वाली फोर्स ज़्यादा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर वेट जो है, जो डाउनवर्ड एक्टिंग वेट जो है, वो अगर पॉइंट फोर्स से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। और अगर दोनों के दोनों इक्वल हैं तो हम ये कहेंगे ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड। इन अ लिक्विड मतलब हल्का सा डूबा रहेगा पानी के अंदर, लेकिन फ्लोट भी करता रहेगा। पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि पानी के ऊपर राइज करके और फिर फ्लोट करेगा, ऐसा नहीं होता। तो ये 3 क्राइटेरिया हमने देखा था जब हम अपथ्रस्ट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा और सिंक कब करेगा। अब अगर डेंसिटी के बेस पर देखें तो डेंसिटी के बेस पर ऐसा है कि ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड। वो फ्लोट कब करेगा? अगर उसकी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब बेसिकली उसके वजन से ही है ना, वो कितना घना है, तो कितना डेंस है। तो अगर आप ये देखें कि उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से, मतलब लिक्विड थोड़ा गाढ़ा है और वो थोड़ा हल्का है, ठीक है, तो हल्की चीज जो है वो ऑब्वियसली ऊपर ही आ जाती है, ऊपर फ्लोट करती है। तो एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड। उसके बाद सेकंड लिखें, एन ऑब्जेक्ट विल आल्सो फ्लोट इन अ लिक्विड an object will also float an object will also float in a liquid. An object will also float in a liquid if its density is equal to that of the liquid. If its density is equal to that of the liquid. If its density is equal to that of the liquid, an object will also float in a liquid. तो ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड में तब भी फ्लोट करेगा अगर उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल है, तब भी फ्लोट करेगा। ठीक है, और थर्ड आप समझ ही गए होंगे, ऑब्जेक्ट सिंक कब करेगा? एन ऑब्जेक्ट विल सिंक इन अ लिक्विड an object will sink in a liquid if its density is more than that of the liquid. If its density is more than that of the liquid. ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, द मास ऑफ the mass of 2 meter cube of steel is 15,600 kilogram. The mass of 2 meter cube of steel is 15,600 kilogram. 15,600 kilogram, full stop. Calculate the density of steel in SI units. Calculate the density of steel in calculate the density of steel in SI units. Density of steel in SI units. आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक तो मास दिखाई दे रहा है, और मास है और वॉल्यूम है। तो अगर डेंसिटी पूछा जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम।
मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है 15,600 किलोग्राम अपॉन वॉल्यूम कितना है 2 मीटर क्यूब 2, तो 2 7 ज़ा 14 और 15 माइनस 14 इज 1, 7 2 8 ज़ा 16, 7,800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास an object of mass 50 gram has a volume of, an object of mass 50 gram has a an object of mass 50 gram has a volume of 20 centimeter cube, 20 centimeter cube, full stop. Calculate the density of the object. Calculate the density of the object, full stop. If the density of water be 1 gram per centimeter cube, if the density of water be 1 gram per centimeter cube, comma, state whether the object will float or sink in water. State whether the object will float or sink in water. State whether the object will float or sink in water. अब देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, उस ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 50 ग्राम, हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्जेक्ट का मास 50 ग्राम है और उसकी वॉल्यूम दे रखी है 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो पहले तो उसकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है। तो देखिए ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो ये ग्राम में दे रखा है, ये सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी वॉल्यूम, ठीक है। और जो डेंसिटी है वाटर की वो भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, यानी कि वो लिक्विड, जिस लिक्विड में हम इस ऑब्जेक्ट को डुबा रहे हैं, है ना, वो भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। तो फिर ऐसा यूनिट में करने की जरूरत नहीं है, आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही रहने दो, ठीक है। अच्छा कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखिएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to mass upon volume, is equal to mass upon volume। अब देखिएगा मास कितना दे रखा है 50 ग्राम अपॉन 20, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से क्या समझ में आता है कि भाई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसको हम डुबा रहे हैं पानी में, वो पूछ रहे हैं ना कि इट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर, तो भाई इसकी डेंसिटी वाटर से बहुत ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ऑब्वियसली ये उससे हैवियर हो गया, डूब जाएगा, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? पीछे बताओ भाई अर्नब। अरे ये क्या हो गया भाई आंख में?
देखा इसको, कुछ गिर गया, सूज गई है। हो गया। वो बस इसकी फोटो बना रहे थे। अच्छा, मुझे लगा इसकी फोटो मुझे लगी थी पीछे, पीछे वाले पेज। अरे नहीं नहीं, मैंने खुद देखा। हाँ, पीछे वाले पेज पे मुझे इसकी शक्ल लगी थी कुछ हल्की हल्की। कल ये स्पेसशिप में बैठकर क्लास ले रहा था, यही स्पेसशिप में बैठा हुआ था हेलमेट लगाकर। बीच में गॉगल्स आ गए थे। हाँ चलिए जी, तो यहाँ पर लिखेंगे कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब is greater than density of water 1 gram per centimeter cube. Therefore, object will sink in water. तो ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में डूब जाएगा, इट विल सिंक इन वाटर। क्या क्वेश्चन के पहले बताता कि ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। हाँ, होशियार है। हाँ जी, हेडिंग डालिएगा वाई शिप्स फ्लोट। वाई शिप्स फ्लोट, वाई शिप्स फ्लोट। अब क्या है कि शिप जो है, शिप तो बहुत भारी होता है, तो शिप तो बहुत भारी होता है तो शिप, हाँ क्या क्या अंदर से खाली होता है। ये भी इसका एक रीज़न है। अंदर से अगर कोई भी चीज़ खाली है तो वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी है और क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवा रहा हूँ। वाई शिप्स फ्लोट लिखिएगा। अ शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील फ्लोट्स इन वाटर A ship made of iron and steel float in water. Float in water because its average density is less than that of water. क्या कोई है नहीं, थोड़ा घुटन हो रही थी, मैंने कहा खोल दूं। Because its average density is less than that of water, because of the presence of a lot of air space in it. Because of the presence of a lot of air
स्पेस इन इट। अ शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील, तो आयरन और स्टील से मिलकर शिप बना होता है, तो बहुत बड़ा होता है शिप। अब शिप बहुत बड़ा है, उसके बावजूद भी वो फ्लोट क्यों करता है, डूब क्यों नहीं जाता, ठीक है। और जबकि आयरन और स्टील जैसे मतलब हैवी ऑब्जेक्ट्स का वो बना हुआ है, तो उसमें क्या है कि बीच में से खाली होता है, बीच में से खाली होता है सामान वगैरह रखने के लिए, उसमें बीच में काफ़ी एयर स्पेस होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी भारी क्यों ना हो, अगर उसमें बीच में हमने एयर स्पेस छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो फ्लोट करेगा। एक रीज़न तो ये है। हाँ जी बोलिए। दूसरा रीजन ये होता है कि शिप का नीचे जो सरफेस है जो छोटा होता है, प्रेशर के थ्रू नीचे। मैं अभी दूसरा रीज़न वही बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड है कुछ कुछ, लिखिएगा। सेकंड रीज़न लिखें, अ हैवी शिप also floats because it displaces a heavy ship also floats because a heavy ship also floats because it displaces a large weight of water because it displaces a large weight of water because it displaces a large weight of water which provides a great buoyant force to keep it afloat. Provides it a great buoyant force which keeps it afloat, which keeps it afloat। तो है क्या कि a heavy ship also floats because it displaces। एक रीज़न तो उसकी डेंसिटी का हो गया कि उसकी डेंसिटी कम होती है पानी के कंपैरिजन में, जितना ज़्यादा बड़ा है उतना ही ज़्यादा उसके अंदर एयर स्पेस है, एयर स्पेस उसके अंदर ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो हल्का हो जाएगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और इस वजह से वो फ्लोट करेगा। दूसरा रीज़न, a heavy ship also floats because it displaces a large weight of water which provides it a great buoyant force which keeps it afloat। buoyant force क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है, तो जितना ज़्यादा बड़ा उसका एरिया होगा वो उतना ही ज़्यादा पानी को, लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, तो उसने उतना ही ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करा। और जब बहुत ज़्यादा उसने लिक्विड डिस्प्लेस करा, तो वो जो लिक्विड उसने डिस्प्लेस करा है उसका वेट भी ज़्यादा होगा। जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वेट होता है वही तो बॉयंट फोर्स होती है, ठीक है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही तो कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना पानी का वेट डिस्प्लेस करेगा उतनी ही उस पर क्या लगती है, बॉयंट फोर्स लगती है। और इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा पानी डिस्प्लेस कर रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा बॉयंट फोर्स भी लगेगी, बहुत ज़्यादा बॉयंट फोर्स लगेगी तो फिर वो फ्लोट करता रहेगा, तैरता रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी में लिखिएगा द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस the relative density of a substance is the ratio of its density the relative density of a substance is the ratio of its density
is the ratio of its density to that of water. To that of water. Full stop. Relative density of a substance is equal to relative density of a substance is equal to density of substance upon density of water. Density of substance upon density of water. Density of substance upon density of water. तो कभी भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है हमारे पास, उसको अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ डिवाइड कर दूं तो रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा द it does not have a unit because it is a ratio. It is a ratio. देखिए है क्या कि जब भी मैं यूनिट की बात करता हूँ तो यूनिट निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमने डेंसिटी देखा तो डेंसिटी में क्या करते थे हम, मास अपॉन वॉल्यूम करते थे। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गई। हमने ये सीधा सीधा बोला, उसके फॉर्मूले के हिसाब से ही बोल दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है, यानी कि न्यूमरेटर में भी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है, तो यहाँ पर भी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब ऊपर, केजी पर मीटर क्यूब नीचे, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो गई, तो ये यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है ना, और ये एक रेशो है सिर्फ। ठीक, अच्छा जी, अब जरा इसके क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन नोट करें। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, क्वेश्चन नंबर 1। The relative density of silver is 10.8. It's 10.8. Full stop. If the density of water be one into 10 to the power 3 kilogram per meter cube, comma, calculate the density of silver calculate the density of silver in कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट्स। तो मेरे को सिल्वर की डेंसिटी बतानी है SI यूनिट्स में। रिलेटिव डेंसिटी इन्होंने दे रखी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, बातों की आवाज़ ना आए प्लीज़। यहाँ लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी of silver is equal to 10.8. Relative density of silver is 10.8 और relative density का फॉर्मूला क्या होगा,
डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10.8। अब डेंसिटी ऑफ वाटर उधर चला जाएगा, टेन पॉइंट एट इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो 10.8 इंटू 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो गया। तो यहाँ से गया डेसिमल तो नीचे आया 0, 108 अपॉन 10, और 10⁻³ का मतलब क्या हो गया 1000, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको आप 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी छोड़ सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, और चाहे ऐसे एक्सपेंड करके लिख दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ मास 500 ग्राम। यहां तक सभी ने नोट कर लिया? करो फटाफट। कर लिया? हो गया? ये किसने डाल दिया यहाँ? ये टॉफी खाकर टॉफी का रैपर किसने डाल दिया है? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। Question number 2, the volume of a solid of mass 500 gram the volume of a solid of mass 500 gram is 350 centimeter cube. Is 350 centimeter cube. अब इसमें चार पार्ट्स हैं। ए पार्ट है व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, what will be the density of the solid. B part है what will be the mass of water displaced by the solid. बता रहा हूँ मैं। What will be the mass of water displaced by the solid? C part में पूछ रहे हैं what will be the relative density of the solid.
ऑफ दिस सॉलिड, और डी पार्ट है विल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर। Will it float or sink in water? पहला पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। Density of the solid is equal to mass of solid upon volume of solid। मास है 500 ग्राम और वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 7 जा 5 10 जा, ठीक है। तो 10/7 हो गया, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे 7 1 जा 7, 10 - 7 इज 3, 3 0 30, 7 4 जा 28, 30 - 28 इज 2, 2 0 20, तो 1.42 कर दो। 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बी पार्ट है व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड। व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड। कोई भी सॉलिड जो है अगर उसको किसी लिक्विड में हम डुबा देते हैं तो वो मास डिस्प्लेस कितना करता है वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। वॉल्यूम का हमें कंफर्म पता है, जितनी उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम होगी वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वहाँ पर, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लीटर की बॉटल है, खाली है, तो खाली का मतलब क्या है कि उसके अंदर 1 लीटर हवा भरी हुई है, ठीक है। हमने उसके अंदर पानी डाल दिया, ठीक, हमने उसके अंदर पानी डाल दिया, तो पानी ने क्या करा, 1 लीटर हवा की जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि 1 लीटर हवा को उसने डिस्प्लेस कर दिया। सेम चीज लिक्विड में भी होती है कि लिक्विड में अगर हम कोई सॉलिड डाल रहे हैं तो वो सॉलिड अपनी खुद की वॉल्यूम के बराबर लिक्विड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, वो कह रहे हैं ना व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मतलब कितना पानी हट गया उसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अपने खुद के वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड को डिस्प्लेस कर देता है। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, 350 सेंटीमीटर क्यूब, 350 सेंटीमीटर क्यूब। वो बोल रहे हैं व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, और यहाँ लिखेंगे हम डेंसिटी ऑफ वाटर, बताओ जरा। बिल्कुल सही, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिएगा जो वाटर है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब में क्या होती है, 1 × 10⁻³ बोल दो या 1000 बोल दो, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये होता है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए चाहे तो इसको कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1000 डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पेपर में दिया ना भी हो तो भी आपको याद होना चाहिए, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में उसकी वैल्यू सिर्फ 1 होती है, ठीक है ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डेंसिटी
of water is equal to mass of water upon density of substance is mass of water वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड is equal to density of water डेंसिटी ऑफ वाटर क्या 1 और वॉल्यूम कितना है 350। ठीक है, तो मास कितना हो गया, मास हो गया 350 ग्राम। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक समझ गए कि नहीं। ठीक है, हाँ जी, भी बता रहा हूँ। सी पार्ट में व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है 1.42 ही होगी, बस यूनिट हटा देना उसके आगे से। ठीक है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मत लगाना आप। रिलेटिव डेंसिटी of this solid is equal to density of solid upon density of solid upon density of water। तो सॉलिड की डेंसिटी अभी अभी निकाली थी 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से लिक्विड जो है, लिक्विड क्या है यानी कि वाटर, तो उसकी क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होता है ये। तो इसका आंसर रिलेटिव डेंसिटी का आ गया 1.42। डी पार्ट में पूछ रहे हैं विल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर। सिंक करेगा, क्यों, 1.42 डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है ना। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। हो गया जी। डी पार्ट में हम ये कहेंगे सिंस डेंसिटी ऑफ सॉलिड (1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर (1 ग्राम per centimeter cube), therefore object will सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर में सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, तो भाई ये आपका पूरा का पूरा ग्रेविटेशन खत्म होता है। नेक्स्ट आपको मैं टिश्यूज स्टार्ट करवाऊंगा और जो है वर्क एंड एनर्जी और ग्रेविटेशन। वर्क एंड एनर्जी का टेस्ट नहीं लिया ना मैंने अभी, वर्क एंड एनर्जी का नहीं लिया। तो पहले ग्रेविटेशन का या पहले वर्क एंड एनर्जी का? पहले ग्रेविटेशन का टेस्ट रहेगा, दोनों का थोड़ा बड़ा होगा। पहले वर्क एंड एनर्जी का टेस्ट लूंगा। अच्छा चलो पहले ग्रेविटेशन, बस हो गया फाइनल। ठीक है, हाँ ऐसे ही करूँगा।